आज का हमारा टॉपिक है जनवादी चीन का विधानमंडल, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। चीन के नए संविधान में विधानमंडल की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है और चीन के विधानमंडल को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का नाम दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग घोषित किया गया है। संविधान में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति राज्य की विधान शक्ति का प्रयोग करने वाला निकाय है। जनवादी कांग्रेस की रचना और संगठन। चीन में एक संसदात्मक विधानमंडल है। वर्तमान समय के राज्यों में सामान्यतः विधानमंडल द्विसदनात्मक होते हैं, लेकिन लगभग 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या वाले राज्य चीन में एक सदनात्मक विधानमंडल को ही अपनाया गया है। 1954, 1975 तथा 1978 के संविधान में विधानमंडल एक सदनात्मक ही था। 1982 के नए संविधान में भी इसी व्यवस्था को अपनाए रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 59 में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की रचना और संगठन पर प्रकाश डाला गया है। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस में निम्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं: प्रांतों के निर्वाचन प्रतिनिधि, स्वशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि, केंद्र के सीधे अधिकार में आने वाले नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि, सशस्त्र सेनाओं के प्रतिनिधि। मार्च 2004 में अनुच्छेद 59 में संशोधित कर विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया गया। प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण तथा उसके निर्वाचन के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियों की व्यवस्था कानून द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रतिनिधियों का निर्वाचन व्यवस्थ मताधिकार के आधार पर होता है। चीन में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को व्यवस्थ माना गया है। सभी व्यवस्थ नागरिक मताधिकारी है और निर्वाचन में भी उम्मीदवार हो सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि वह पागल नहीं होना चाहिए, न्यायालय से दंडित न हो, साम्राज्यवादी, पूंजीवादी और सम्मानित न रहे। राष्ट्रपति प्रजाति, काम धंधे, कुल, धार्मिक विश्वास, शिक्षा, संपत्ति या निवास स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मताधिकार या उम्मीदवार होने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जनवादी कांग्रेस के सदस्यों की संख्या का निर्धारण कानून के आधार पर होता है। नए संविधान को स्वीकृत करने वाली कांग्रेस के सदस्यों की उपस्थिति 3037 थी। इस प्रकार जनवादी कांग्रेस विश्व का सबसे बड़ा विधायी सदन है। जनवादी कांग्रेस के सदस्यों को डिप्टी कहा जाता है। व्यवहार के अंतर्गत अन्य साम्यवादी देशों की तरह चीन में भी उम्मीदवारों की एक ही सूची रखी जाती है और चुनाव में संघर्ष की स्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं होती। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की नामजदगी पर दल के केंद्रीय अधिकारियों का पूर्ण नियंत्रण रहता है। चीन के शासकों के अनुसार उम्मीदवारों की यह नामजदगी व्यापक और निरंतर वाद विवाद के आधार पर होती है और इसे लोकतांत्रिक विचार विमर्श की प्रक्रिया का परिणाम समझा जाना चाहिए। सदस्यों के विशेषाधिकार। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्यों को उनके सदस्य बने रहने तथा कुछ विशेषाधिकार और अनुमतियां प्रदान की गई हैं। किसी भी सदस्यों को कांग्रेस की पूर्व अनुमति के बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता और न ही मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि कांग्रेस की बैठक न हो तो इस संबंध में कांग्रेस की स्थायी समिति से अनुमति लेना आवश्यक है। कार्यकाल और अधिवेशन।
अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है। इसके कार्यकाल की समाप्ति से 2 माह पूर्व स्थायी समिति को नई कांग्रेस के निर्वाचन पूर्ण करा लेने चाहिए। स्थायी समिति के लिए यह आवश्यक है कि वह जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य बुलाए। आवश्यक पड़ने पर इसका अधिवेशन पहले भी बुलाया जा सकता है और स्थगित भी किया जा सकता है। यदि 1/5 डिप्टी कांग्रेस के अधिवेशन बुलाने का आग्रह करे तो भी इसका अधिवेशन बुलाया जा सकता है। जनवादी कांग्रेस की शक्तियां और कार्य। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रमुख कार्य और शक्तियों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 62 में किया गया है। जैसे अपने पहले अधिवेशन में जनवादी कांग्रेस अपनी कार्रवाई के संचालन हेतु प्रेसिडियम का चुनाव करती है। दूसरा, वह संविधान में संशोधन करती है। तीसरा, यह संविधान के क्रियान्वयन का निरीक्षण करती है। चौथा, ये दीवानी, फौजदारी तथा राज्य के विविध अंगों से संबंधित मूलभूत कानूनों का निर्माण व संशोधन करती है। जनवादी चीन गणराज्य के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना, राष्ट्रपति की सिफारिश पर राज्य परिषद के प्रधानमंत्री तथा उप प्रधानमंत्री के चयन का निर्धारण करना, जनवादी कांग्रेस की स्टेट काउंसिल मंत्रालय के प्रभारी मंत्रियों, ऑडिटर जनरल तथा राज्य परिषद के महासचिव का प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होने पर अंतिम रूप से चयन करती है। यह केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष का निर्वाचन करती है तथा उसके द्वारा मनोनीत सदस्यों का आयोग के लिए चयन करती है। यह सर्वोच्च जनवादी न्यायालय के सभापति का निर्वाचन करती है। यह सर्वोच्च जनवादी प्रोक्यूरेटोरेट के प्रोक्यूरेटर जनरल का निर्वाचन करती है। ये आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाओं की जांच व स्वीकृति प्रदान करती है। ये योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में प्रस्तुत प्रतिवेदन की जांच करती है। ये राज्य के बजट की जांच व स्वीकृति प्रदान करती है। ये बजट के क्रियान्वयन संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। ये स्थायी समिति द्वारा किए गए अवांछित और अनुचित निर्वाचनों को बदल सकती है या उन्हें रद्द कर सकती है। नए प्रांत, स्वायत्त प्रदेश या नगर पालिकाओं की स्थापना के लिए इसकी स्वीकृति आवश्यक है। ये विशेष प्रशासनिक प्रदेशों की स्थापना का निर्णय करती है। यह युद्ध या शांति के प्रश्नों पर समुचित निर्णय लेती है। ये उन सभी कार्यों और शक्तियों का प्रयोग करती है जो कि राज्य के सर्वशक्तिशाली अंग के रूप में इससे अपेक्षित है। ये नए संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस निम्न पदाधिकारियों को उनके पद से हटा भी सकती है। ये चीन के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकती है। ये प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, स्टेट काउंसिल मंत्रालय तथा आयोग के प्रभारी मंत्रियों, ऑडिटर जनरल तथा स्टेट काउंसिल के महासचिव को उनके पद से हटा सकती है। ये केंद्रीय सैनिक आयोग के चेयरमैन तथा अन्य सदस्यों को हटा सकती है। ये सर्वोच्च जनवादी न्यायालय के सभापति को उनके पद से हटा सकती है। ये सर्वोच्च जनवादी जनरल को उनके पद से हटा सकती है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की जो वास्तविक स्थिति है वो क्या है? जैसे कि वस्तु स्थिति ये कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस केवल संविधान के पुष्टों पर ही सर्वोच्च और शक्तिशाली संस्था है तथा वास्तविक स्थिति उसकी दूसरी है। इसके कई कारण हैं। जैसे पहला, इसकी अत्यधिक विशाल सदस्य संख्या के कारण ये किसी भी मामले पर ठीक प्रकार से विचार नहीं कर सकती। दूसरा, जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन बहुत थोड़े समय के लिए होने के कारण समस्त वास्तविक शक्ति इसके सत्रवान काल में कार्य करने वाली स्थायी समिति के पास केंद्रित हो जाती है। यद्यपि स्थायी समिति जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है, परंतु ये उत्तरदायी भी केवल कागजी ही है। तीसरा, साम्यवादी दल के सर्वोच्च नेता ही सब कुछ है। वे नीतियों का निर्माण करते हैं। स्थायी समिति या जनवादी कांग्रेस तो केवल संवैधानिक और औपचारिक होने के नाते
अपनी स्वीकृति की मोहर लगाते हैं। यद्यपि हम जनवादी कांग्रेस के कार्यों तथा कार्य प्रक्रिया पर ध्यान दें तो ये निष्कर्ष निकलेगा कि जनवादी कांग्रेस एक दिखाने की संस्था मात्र है। विभिन्न अधिवेशनों में प्रतिनिधियों में सरकारी प्रतिवेदनों, नीतियों और संकल्प आदि के विरुद्ध इनके बारे में निर्णय साम्यवादी दल द्वारा कर लिए जाते हैं। न तो कुछ कहा और न ही मत दिया। सभी प्रतिनिधियों ने हाथ उठाकर उन्हें स्वीकार कर लिया। इससे स्पष्ट है कि जनवादी कांग्रेस एक साधन मात्र है जिसका प्रयोग चीन का साम्यवादी दल अपने अधिनायकवाद को छिपाने और बनाए रखने के लिए करते हैं। यदि कोई सदस्य दल के निर्णय की आलोचना का साहस करे तो उसे दक्षिणपंथी करार देकर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। 1954 के संविधान के आधार पर कार्य करने वाली जनवादी कांग्रेस के संबंध में प्रोफेसर हरि मोहन जैन ने लिखा था, जनवादी कांग्रेस की सदस्यता का बहुत बड़ा आकार उसमें साम्यवादी दल का प्रधानतः राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के बीच समान दलीय आधार के कारण सामंजस्य, जनवादी कांग्रेस के अधिवेशन का बहुत कम और अल्प समय के लिए होना आदि बातों ने जनवादी कांग्रेस को संविधान का केवल एक औपचारिक अंग बना दिया। इसकी यथार्थ सत्ता का प्रयोग स्थायी समिति करती है। 1982 के वर्तमान संविधान के अंतर्गत कार्य करने वाली जनवादी कांग्रेस के संबंध में स्थिति निश्चित रूप से यही है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।